नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का 16 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे बोर्ड में, वो सारे इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। टोटल जो पीडीएफ है साथियों, आप देख सकते हैं 58 पेज की पीडीएफ है, जो कि पूरी बुक की पीडीएफ है, वो यहाँ पर मैंने क्रिएट करी है और एक एक प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए सभी जो प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के अनुसार, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए मैं जितने भी प्रश्न हैं बस वो पढ़ूंगा कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप उनको टिक मार्क कर लेना। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बता दूं कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी वीडियो के माध्यम से देखें, आप कहीं पे भी देख रहे होंगे तो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको देख लेना भाई, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि दो पेपर आपके हिंदी इंग्लिश का हो चुका है, उनमें लगभग 99% जो पेपर के प्रश्न हैं वो पिछली परीक्षाओं के एज इट इज़ उठ के आ रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, कोई चेंज भी नहीं हो रहा है। तो ये आप ज़रूर करना भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीयवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की क्रांति से प्रारंभ हुई थी, इसको आपको स्पष्ट करना है। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखिए 2012 में फिर से एक प्रश्न पूछा था कि 19वीं सदी के यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है। और 2022 में ये प्रश्न आया था। 2022 के प्रश्न ज़्यादा उठ रहे हैं। देखिए यही प्रश्न 2012 में भी आया और 2022 में आया है। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे जो पूछने के तरीके हैं बस वो थोड़ा बदल जाते हैं, बाकी आंसर आपका वही रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस साइड में देखूँ मैं, 2013 में पूछा गया था कि रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं। रूमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस का योगदान है, वो किस प्रकार से दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगला मैं बात करूँ यहाँ पे 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेशों के विकास हेतु किए गए कार्यों का वर्णन आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड साइड में देखूंगा मैं, 2014 में पूछा गया है, 2018 में और 2023 में लगातार बार बार पूछा गया है इटली के एकीकरण का वर्णन। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था एक बार और बताया था कि ये प्रश्न आप रट लेना, ये प्रश्न 100% आने की संभावनाएं हैं। तो ये देखिए इटली का एकीकरण पढ़ लेना भाई, 3 बार तो आ चुका है, और भी आ चुका होगा, लेकिन जो ऑथर बुक होती है वो कई बार आधे ही परसेंट इंक्लूड कर पाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो था 2015 में आया था कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्रीय राज्य बनने के कारण स्पष्ट आपको करना है। फिर आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान बोर्ड पूरक परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि इटली के एकीकरण में मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का वर्णन करना है। 2019 में आया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। 2016 में पूछा गया था कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो भी यहाँ पे है हमारे पास। तो देखिए 2022 में पूछा गया था कि जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। उगते सूर्य की किरण निम्न में से किसका प्रतीक है। 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया था ये। तो यहाँ पे देखिए ये है भाई नए युग का सूत्रपात, ऑप्शन डी आंसर है ये। फिर से देखिए 2022 में ही प्रश्न आया था कि मोरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों का क्यों लगाई गई है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे खुद से पढ़ लेंगे, और पूरी पीडीएफ फाइल है ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दी है मैंने, स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया था ग्रुप पे। जिनको नहीं पता है वो देख लेना भाई ऐप के जाके। पूरी पीडीएफ फाइल ऐसे कैसे है, आप अपने हिसाब से जो पार्ट देखना चाहें वो देख सकते हैं। फिर से देखिए 2022 में आया था। अब आप देख सकते हैं कि 2022 में कितने परसेंट एक चैप्टर छूट गए हैं। रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवाद क्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी 2022 में पूछा गया था कि अनस्ट्रेट रेनन के अनुसार राष्ट्रीय क्या होता है। और यहाँ पे 2023 में पूछा गया था कि वियना को संधि किन किन देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई है, या फिर वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो ये आप पढ़ लेना भाई, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, इसके हम देखेंगे। 2012 में पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था। तो ये जो छोटा क्वेश्चन होता है वन लाइनर का, उसमें पूछा गया था। तो ये तो 2000, ये पिछली बार भी आया था, 2023 में भी आया था ये। तो ये आपने पढ़ा होगा। और लास्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर, उसमें भी ये पर्सन इंक्लूड था, जो बता दिया था। 2013 में आया था कि दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। 2013 में ही महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, इसको आपको समझाना है, ये आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया था। इस साइड अगर देख रहे हैं, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में बताना था आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से 2015 में।
1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर देंगे। और 2016 में पूछा गया था कि ये किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। इसका आप कर लेना भाई, भगत सिंह ने बोला था। 2016 में फिर पूछा गया था कि पूना पैक्ट कब और किन के मध्य हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना भाई। इसके बाद देखिए 2016 में फिर से आया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? जनवरी 15 में लौटे थे। पूरक परीक्षा में फिर आया था कि दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वही प्रश्न देखिए रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाती है, तो थोड़ा समझ के आपको करना है। 2017 में देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी? ये छोटा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का भी आपका बनेगा। इसके एक और पेपर है मेरे पास मॉडल, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी हम करेंगे इनको। इसके बाद देखिए स्वराज्य पार्टी के निर्माता कौन थे? 2014 में पूछा गया था। 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई? 2015 में। यहाँ पे आप 2017-18 में पूछे गए थे ये दोनों पर्सन, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था भारत में भाई? 1928 में, लास्ट वीडियो में हमने बात करी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2018 पूरक परीक्षा में आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कर एक निबंध लिखना था। और ये 2022 की परीक्षा में आया था ये वाला कि असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन आपको करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2022 की परीक्षा में फिर से आया था क्वेश्चन, महात्मा गांधी से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए? तो ये जो एक्ट है जो आपका अनुच्छेद 17 है उसमें वर्णित है ये चीज़ें, तो ये आप पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे खेड़ा जिला के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? तो 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2023 में पूछे गए थे भाई ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हमने कल पढ़ा भी था। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये भी हमने पढ़ा था, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो था 2023 में पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इधर मैं साइड में बात करता हूँ, 2023 में पूछा गया था ये, राष्ट्रीयवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत है। तो ये आपको देखना है भाई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर आपका आता है सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व क्या है? 2013 में पूछा गया था। 2015 में पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है। और इसके बाद देखिए 2014 में पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही पूछा गया था फिर से। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था उसे आप क्या समझते हैं? ये 2016 में पूछा गया था आपका। और कार्न लो क्या था? इसे निरस्त करने से ब्रिटिश किसान किस प्रकार प्रभावित हुए? 2016 में पूछा गया था ये पूरक परीक्षा में। इसके बाद देखिए आगे चलेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2022 में पूछा था ये। तो ये पूछा था वीएस नाइपॉल ने। किस बीमारी ने 1980 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी थी? 2022 में पूछा था, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए वेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आप देख लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यू शैंकर ब्रिटेन वगैरह। ये 2022 में पूछे गए थे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2023 का 22 का प्रश्न है, ये भी आयात शुल्क क्या है। अब देखिए यहाँ पे 2022 के प्रश्न कितने इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपके जितने भी बोर्ड है होते हैं, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में जितनी भी जगह पेपर होते हैं उन सब में एक ही पेपर होता है, आपको पता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। आयात शुल्क क्या होता है? 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था किस देश में है? तो ये हमने पढ़ा भी था, अमेरिका में, जो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको 2023 का पेपर हल करके। इसके बाद देखिए 2023 में पूछा गया था कि प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया था? तो यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। ये 2023 में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपन उसको विश्व बैंक के नाम से बोलते हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। चौथा चैप्टर आपका आ जाता है यहाँ पे औद्योगिकरण का युग। यहाँ पे देखिए 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक है। बहुत बड़ा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है भाई। भारतीय और ब्रिटिश निर्माताओं ने नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया था? 2023 में देखिए ये प्रश्न आ चुका है कि बाजार में श्रम की बहुयात से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव आपको बताने होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए 2016 में पूछा गया था कि ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों ने किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये 2023 में पूछा गया था कि निम्न में से किसे नए युग का पहला प्रतीक माना है? तो कपास को माना है। ये प्रश्न भी हमने देखा था भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए 2023 में फिर से पूछा गया था कि 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी? तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर का चैप्टर है, इससे देखेंगे 2022 में पूछा गया था आपको मुद्रण क्रांति से, सॉरी 2012 में मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव को स्पष्ट करना है। ये यहाँ पे
2013 में पूछा गया था कि भारत में मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों का टिप्पणी आपको लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे 2015 में पूछा गया था कि 19वीं सदी के अंत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया था। आगे दे लेंगे अपन यहाँ पे वही 2016 में मुद्रण क्रांति से भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए मदद थी, वो पूछा गया था। 2023 में देखिए सुंदर लेखन कला को कहते हैं, तो खुशनवीसी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भी पहले हमने देख चुका है। जोहानबर्ग जो गुटेनबर्ग के किस यंत्र का आविष्कारक था, तो यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार था, तो आप देख लेना भाई, ठीक है। आपके पास पिछली बोर्ड परीक्षा का पेपर तो ऑलरेडी होगा ही होगा, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आपको दिख ही रहे होंगे, देखिए सारे यहाँ पे इंक्लूड है। 2012 में देखिए बांगर और खादर में क्या अंतर था ये बताना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए। 2014 में देखिए मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याओं के बारे में था। 2013 में पूछा गया था कि भूमि निम्नीकरण संरक्षण के कोई दो उपाय। 2014, 17 और 22 में पूछा गया था कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और मृदा अपरदन के कारण एवं संरक्षण के उपाय आपको लिखना है, और ये 2016 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2013 और 16 में पूछा गया था कि काली मृदा की विशेषताएं आपको बतानी है। आगे अगर चलेंगे अपन यहाँ पे, तो मरुस्थलीकरण मृदा की कोई दो विशेषता बताना है। 2015, 2016 में सतत विकास, 2017 में भी संसाधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे साइड में अगर देखेंगे तो 2023 में ये प्रश्न आ चुका है पिछली बार कि संसाधन नियोजन क्या होता है, और यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप किस प्रकार से कौन सी सोपानों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, देख लेना भाई लोगों। ये तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे एग्जामिनेशन आईडी से उठाए गए हैं सारे प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए अगला है वनों के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले लाभ बताने हैं। 2012 में पूछा था, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हैं इसको। 2012 में फिर वनों से अप्रत्यक्ष लाभ पूछा था। 2015 में वन और वन्य जीव संरक्षण को क्या आवश्यक है ये पूछा था। 2016 में संकटाग्रस्त वन जीव प्रजातियों के दो नाम बताने हैं, ये शायद 2023 में भी आया था भाई, ठीक है, 2023 के पेपर में या फिर और कोई से पेपर में हमने पढ़ा था इसको। आगे चलते हैं अपन। 2022 में पूछा था कि वनों से प्राप्त होने वाली कोई दो वस्तुओं के नाम बताना है। 2022 में फिर पूछा था कि समुदाय द्वारा वन संरक्षण को आपको लिखना है, ये हो गया भाई। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर में, जल संसाधन का चैप्टर आपका आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2012 में पूछा गया था कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है उसके बारे में, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में 13 में पूछा था, और 2014 में छत वर्षा जल संरक्षण की पूछा था कि वर्षा जल के संरक्षण कैसे हम कर सकते हैं। 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार होता है। 2018 और 22 में पूछा था कि टाँका जो होता है वो क्या होता है, और इसका योजना का नाम लिखना है, उसके टाँकों का निर्माण किया गया था उसके बारे में बताना है। यहाँ पे देखिए 2015 प्रश्न पूछा गया था कि आपके मतानुसार बांध कैसे होते हैं या क्या उपयोगी होते हैं। 2018 में पूछा था पूरक परीक्षा में राज्य सरकार के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं का नाम आपको लिखना है। 2016-17 में बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में पूछा था। 19 में ये प्रश्न पूछा था। आगे मैं बात करूँगा 2019 में फिर तुंगभंगा जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना थी उसके बारे में पूछा था। यहाँ पे देखिए 2019 में नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये पूरक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है भाई, ठीक है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आती है उसमें, ये भी देख सकते हैं। 2020 में पूछा था कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन 4 परियोजनाओं के नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 2022 में पूछा था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए रिपीटेड 2022 का, तो यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। इसके बाद देखिए ये वाला भी आप देख सकते हैं। 2023 में पूछा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था भाई। आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे कृषि आ गया आपका नेक्स्ट चैप्टर, इसके भी देख लेते हैं। तो चावल की कृषि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है, तो ये पूछा था 2013 में, फिर 16 में, फिर 19 में चावल से रिगार्डिंग ही प्रश्न पढ़े हैं 13। उसके बाद देखिए 2014 में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि की तुलना पूछी थी आपसे, है ना। 2015 में गेहूं की खेती के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे 2019 में व्यापारिक फसलें। 2022 में पूछा था कि झूम खेती क्या होती है, तो स्थानांतरण खेती को बोलते हैं भाई, ठीक है। ये 22-23 ये तो ज़्यादा आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, ठीक है। 2016, 15 और 21, 22, 23 ये वाले। 2022 में रबी की फसल का युग्म पूछा था, तो यहाँ पे गेहूँ जो हो जाएगा। 2022 में भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम पूछे थे, तो ये हो जाएगा आपका जूट कपास, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे थे ना कि 2022 में इतने प्रश्न आ कहाँ से गए, तो भाई कई प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे थे, कई प्रकार के आपके वन लाइनर में पूछे जाते हैं, कई बड़े भी होते हैं जिसमें कि छोटे प्रश्न घुसा दिए जाते हैं, इसलिए इतने निकल रहे हैं भाई, है ना।
2023 में देखिए जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ की जाने वाली कृषि बताइए, तो ये हमने पढ़ा ही था, ठीक है, गहन कृषि। 2023 में आपके अनुसार सिंचाई के किन क्षेत्रों में फसल प्रारूप से परिवर्तन होता है, ये आपने देखा ही था। और 2023 में फिर से पूछा था कि कर्तन दहन कृषि क्या होती है, इसके बारे में ये बड़ा प्रश्न पूछा था। यहाँ पे देखिए 2018-20 में और 18 में ये व्यापारिक फसलों के बारे में पूछा गया था भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है कि 2012 में पूछा था ये, और 2012 के प्रश्न ये देखिए कर्नाटक वगैरह तमिलनाडु 2013 में पूछा गया था। यानी कि कहाँ कहाँ पे जो आपके ये है ना ऊर्जा संयंत्र वगैरह ये मिलान कराने वाले प्रश्न थे आपके। 2014 में देखिए बायोगैस आधारित आया था, 2014 में अब्रक का आया था, 2015 में भूगर्भिक युग्मों की शैलों का आया था, तापीय ऊर्जा का 2015 में आया था भाई। अब देखिए यहाँ पे 2016 में आया था कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखना है, तो दोस्तों परंपरागत और नॉन परंपरागत इन दोनों को पढ़ लेना भाई दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना पूरा वीडियो है वो लाया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा तो आप अप्रिशिएट करेंगे हमें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भेज देना भाई। देखिए 15-20 मिनट आप रिपीट कर लेना है प्रश्नों को, आपने क्या क्या देखा है, टिक मार्क भी आप कर सकते हैं। बाकी आपने याद कर रखा है सब चीज़ें, तो आपको ऑलरेडी पता हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए 2019 में ये सूची वाला प्रश्न पूछा गया था, 2018 में ये पूछा गया था, 2020 में ये वाला पूछा गया था धात्विक खनिज के। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला विनिर्माण का आ गया हमारा। 2012 में पूछा गया था सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं कच्चे माल पर बताना है, तो दोस्तों ये आ चुका है, और ये आपके वार्षिक परीक्षाओं के भी प्रश्न आ चुके थे ये, क्योंकि वार्षिक में आपका पूरा सिलेबस आता है वैसे ही। 2013 में पूछा गया था आधारभूत उद्योग के महत्वपूर्ण बारे में, जो कि लोहा इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग होता है। देखिए राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा था ये वाला, ये 2016 में पूछा गया था, एक बार देख लेना यार। यहाँ पे देखिए 2023 में पूछा गया था कि पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भारत था भाई, ठीक है, हमने पढ़ा है। कौन सा परगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक परगलन है, ये 2023 में पूछा था, तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे थे छोटे बड़े वन लाइनर जो भी सारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इनको रिपीट कर लेना। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2012 में ही ये सड़क का पूछा गया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2013 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पे देखिए 2016 में सड़क परिवहन उपयोगिता के बारे में, और 2023 में दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा था। इसके अलावा 23 में पूछा गया था कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता के 2 कारण लिखना है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं भाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ये सारे PDF फाइल ऑलरेडी आपको ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं जो पर्सन आपको पढ़ना है। आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा है कि मानचित्र से संबंधित जो पर्सन है वो ये पर्सन अब तक पूछे जा चुके हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो अलग से, और इसको देख लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सतह की साझेदारी आ गई आपके यहाँ पे। देखिए 2013 की परीक्षा में पूछा गया था श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष के बारे में। 2016 में भी यही प्रश्न पूछा था, 3 प्रारूप यहाँ पे देखिए 2022 में पूछा था कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, तो बुलशेस हो जाएगा। 2022 में पूछा था ये वाला कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1948 में, रट लेना भाई, है ना। 2022 में फिर पूछा था कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है। 2023 में पूछा था कि किसी देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है, तो वो बेल्जियम में भाई। आगे देखिए 2023 में पूछा था कि किस सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो 1948 में। तो देखिए रिपीट है, इधर भी आ गया है पर्सन 2022 में, और फिर 2023 में भी आ गया है, लेकिन तरीका बदल गया है पूछने का, ठीक है। तो आप तो पढ़ लेना भाई, तरीके से कोई मतलब नहीं है, हमें तो पर्सन आने चाहिए। संघवाद देखिए यहाँ पे, संघवाद क्या है इसका लिए पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था संघीय, और 2023 में पूछा गया था कि संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के तरीके बताने हैं। यहाँ पे देखिए 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न कि भारत में संविधान के संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए थे भाई। यहाँ पे आगे देखिए 2016 का ये भारतीय संघ का। अब देखिए यहाँ पे 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की सूची नहीं है, तो यहाँ पे द हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, 2022 में पूछा था, तो 21 भाषाएं आ जाएगी। 2022 में फिर देखिए यहाँ पे संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं पूछ ली गई है, और ये 2023 में पूछा गया था कि भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति वितरण की सूचियाँ आपको विवेचना करनी है। ये 2017 का प्रश्न है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जाति धर्म लैंगिक व्यवस्थाओं के बारे में आ गया है। 2012 में पूछा गया था कि सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करना है। 2015-17 में फिर से आया था कि लोकतांत्रिक राजनीति में
सांप्रदायिकता के प्रभाव को उजागर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे अपन इस साइड में 2013 में पूछा गया था कि भारत में लैंगिक विषमता की आपको स्पष्ट करना था कि ये क्या होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 2014 में आया था कि सामाजिक समानता में शहरीकरण के योगदान का उजागर करना है। इधर मैं बात करूँगा तो 2016 में भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या आप समझते हैं। बहुत बार रिपीट प्रश्न है, ये मोस्ट है, ठीक है। 2022 में भी ये आया था, देख लो वापस से, ठीक है। तो प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बड़ा छोटा कर दिया जाता है, बाकी लिखना वही होता है आपको। इसके बाद देखिए 2015 में भारत में राजनीति में जाति की भूमिका आया था। और यहाँ पे आगे चलते हैं ये 2016 में था कि राजनीति की जाति ग्रस्त नहीं होती है, जाति भी राजनीतिग्रस्त है और जाति इसके बारे में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइम के प्रश्न 2022 में पूछा था कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। 2023 में पूछा था कि एक विचारधारा को अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुषों को बराबरी मानती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो नारीवाद बोलते हैं, पढ़ा था हमने। अब देखिए 2023 का देखिए यहाँ पे भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति के विचार करना है, ये 2023 में पूछा गया था। आगे चलते हैं अपन यहाँ पे 2016 में देखिए भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु किए गए 4 प्रमुख कार्यों का प्रयास पूछा था यहाँ पे। 2023 में देखिए कि राजनीतिक दल की कोई 2 कार्य बताने हैं या राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है, ये दोनों देख लेना भाई। ये यहाँ पे हो जाता है इधर, ठीक भाई। यहाँ पे देखिए 2014 में पूछा गया था कि लोकतंत्र में आर्थिक समानता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। 2015 में पूछा था कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमजोरियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है, ये दोस्तों 2015 में पूछा था। और 2023 में पूछा था कि आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन मानते हैं, संक्षिप्त में आपको लिखना है। तो 2023 वाले 22 वाले ये तो भाई रट लेना, ये देख लिया, अगर आपने ये रट लिए तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचाएगा, बल्कि आपकी टॉप मेरिट बनेगी। लिखने का तरीका आपके सामने है भाई, फटाफट उनको देख लो, 2 दिन बाकी और आपके। देखिए 2016 में पूछा था कि किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है विकास का प्रश्न आ गया, लास्ट चैप्टर आ गया आपका। अब लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट यूनिट आ गई। मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखना है। 2013 में आया था ये प्रश्न, और ये देखिए 2013 में आया था पूरक में, 18 में और 22 में आ चुका है कि धारणीय विकास पर लघु टिप्पणी लिखिए, बार बार आया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। 2014 में देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका आया था, इसको आप देख लेंगे। आगे चलते हैं अपन यहाँ पे 2014 में देखिए आपकी दृष्टि में विकास का कौन सा प्रकार धारणीय है, बताना है। 2015 में भी फिर यही था। 2016 में भी प्रति व्यक्ति आय के बारे में था। 2016 में आर्थिक विकास के लक्ष्य था। और यहाँ पे देखिए 2016 और 2015 में आप ये प्रश्न देख पाएंगे भाई, साक्षरता वगैरह को परिभाषित करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2017 में 2 या 2 से अधिक देशों की विकास की तुलना का उपयुक्त माप क्या होता है। 2017 में ही कोई 6 सार्वजनिक सुविधाओं के नाम पूछे गए थे। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है, लिखेंगे। और जन्म दर से क्या समझते हैं 2018 में। आर्थिक विकास दर क्या होती है 2019 में। लो भाई, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। 2022 में देखिए मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है, तो ये हो जाएगी आपकी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। अगले देखिए किसी देश की आय उस देश की सभी देश की आय होती है, तो निवासियों की आय होती है। ये 2022 के प्रश्न है भाई, इस साइड जो भी देख रहे हैं आप। तो गैर नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, 2022 में आया था। ये 2023 के हैं लास्ट वाले, इन दोनों को भी आप देख लेना भाई। चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड चैप्टर है कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 2012 का कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई 4 अंतर या फिर 2-3 जो भी अंतर है वो आपको बताने हैं। सेम प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 2014 में सकल घरेलू उत्पाद जिसको अपन जीडीपी बोलते हैं उसके बारे में पूछा था। 2014 में फिर आपको छिपी बेरोजगारी पूछा था, तो बेरोजगारी का प्रश्न रट लेना भाई, मतलब आएगा ही आएगा, कोई सी भी हो सकती है, मौसमी बेरोजगारी हो सकती है, बेरोजगारी के बारे में हो सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में हो सकता है, छिपी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, कोई सी बेरोजगारी पढ़ लेना भाई। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये सारी बेरोजगारियाँ प्रश्न आ चुके हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 2016 2015, ये देखिए मेरा यार कितना बोलना पड़ेगा मेरे को, तो यार ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये प्रश्न देख लेना भाई लोग यार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए 2018 में आ गया प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं 2018 में। 2022 में फिर प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां पूछ लिया गया है। इधर अगर मैं बात करूंगा तो 2019 में उत्पादन के बारे में, फिर तृतीय क्षेत्र 2019 में, फिर मौसमी बेरोजगारी 2019 में, 2022 में द्वितीय क्षेत्र में संबंधित क्या होता है, तो उद्योग धंधे होते हैं, ठीक है। 2022 में फिर आया था कि तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तो सेवा क्षेत्र होता है।
भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित करते हैं? 2022 प्रश्न। 2023 है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? फिर 2023 में आया था कि ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? यहाँ पे 2019 के प्रश्न ये दोनों आप देख लेना भाई जी। आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे मुद्रा और शाख के बारे में आगे हैं, ये भी देख लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे 2012 में आया था कि अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में, 2012 में आया था ये। 2023 में आया था कि बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त में व्याख्या करना है, ये 2023 में आया था। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना भाई, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एक एक क्वेश्चन उठा उठा के स्क्रीनशॉट लेके फिर PDF बना के फिर आपको बताई जा रही है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा आप कर ही सकते हैं। बाकी देखिए ये तो मैं पूछ ही रहा हूँ आपको, अब आप करें नहीं करिए तो आपकी मर्ज़ी है भाई। यहाँ पे देखिए 2013, 16 और 20 में ये प्रश्न आपका आ चुका है, 2014 में ये आ चुका है। आप उठा के देख लेना एक बार, स्लाइड कर ही देता हूँ यार। मोस्टली जो 2020-21 के वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब 18, 19, 20, 21 सारे ही फंस रहे हैं यहाँ पे। 2022 के देखिए यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाख बताने हैं। यहाँ पे देखिए 2022 में आता है ये वाला भी, ये भी 2022 का है। बैंकों के बारे में 2022 में भारत में इसको किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये देखिए ये वाला 2022 में, ये 2023 में है, किस प्रणाली द्वारा मुद्रा का उपयोग बिना वस्तु के किया जाता है, तो वस्तु विनिमय होता है, ये हो गया भाई। चलिए यहाँ पे 4th चैप्टर आपका आता है। यहाँ पे देखिए राजस्थान बोर्ड के द्वारा यहाँ पे 12, 2000 और 2016 और 18 में भारत में वैश्वीकरण के 3 प्रभावों के बारे में पूछा गया है, और 2014 में पूछा गया है। इधर बात करें तो 2023 में पूछा गया था, और ये भी 23 में पूछा गया था, तो ये आप देख लेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वैश्वीकरण का अर्थ 2013, वैश्वीकरण के बारे में 2015 में, वैश्वीकरण के बारे में 2015 में फिर से, फिर 2018 में वैश्वीकरण के लाभ। तो कुल मिला के पार्ट यही था, और पूरे पर्सन इसी से ऐसे कैसे छप रहे हैं। 2020 में देखिए नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों के बारे में, ये 16-17 के बारे में प्रश्न हो गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट और अंतिम आपके आ जाते हैं हम। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। 2022 में आया था, फिर 2022 में आया था, फिर ये 2022 में भाई बहुत सारे प्रश्न फंस रहे हैं ऐसे कैसे। 2022 के सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं, और वही रिपीट भी हो रहे हैं। 2023 में देखिए ये प्रश्न आपका आया था, जिसका आंसर था यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट चैप्टर आपका आता है उपभोक्ता अधिकार। यहाँ पे देखिए 2012 में ये प्रश्न आया था, ये 15 में, ये 2023 में आया था, यहाँ पे 2013 में आया था, देख लेना भाई। 2013 में ये आया था उपभोक्ताओं के बारे में, और यहाँ पे 2-4 प्रश्न और है। 2018 में आया था, ये 2014 में आया था सूचना पाने का अधिकार से रिलेटेड। ये 2014 में भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 2016 में आया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा दूसरा नाम क्या दिया गया, जिसको अपन कोपरा बोलते हैं। 2016 में बाजार का आया था। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आया था भाई। ये 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे 2020 में आया था ये वाला आपके अनुसार। 2023 में ये प्रश्न आया था कि बाजार में उपभोक्ताओं के नियम और विनियम की आवश्यकता क्यों होती है। और 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में किस अधिनियम को पारित किया गया था, ये 2023 में आया था उपभोक्ता संरक्षण। तो ये लो भाई साहब पूरा हो चुका है। यहाँ पे सभी जितने भी चैप्टर थे सबके प्रश्न मैंने पढ़ पढ़ के बता दिए हैं, पढ़ लेना भाई। यही प्रश्न आपके रिपीट रहेंगे, अच्छे से पास हो जाओगे, और क्या भाई। चलिए मिलते हैं फिर और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले मॉडल पेपरों के साथ। धन्यवाद।